सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज के हिंदी की क्लास में। आज हम सभी हिंदी फर्स्ट के पाठ 7 मेरी यूरोप यात्रा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि यह चित्र किसका है? अच्छा, वो सब छोड़िए। क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह तो आप अवश्य जानते होंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चित्र किसका है। तो बच्चों, हम बताते हैं कि यह चित्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आज हम सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली यूरोप यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस यात्रा वृत्तांत में यूरोप की मुख्य विशेषताओं, स्वेज नहर, पिरामिडों और स्फिंक्स आदि का वर्णन है। इसके साथ ही यहाँ की रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़कर विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं। पाठ 7 मेरी यूरोप यात्रा। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह यूरोप यात्रा यानी उनकी यूरोप यात्रा का वृत्तांत इसमें बताया गया है। और ये जो यात्रा थी यूरोप की यात्रा, यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। मैं यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में न पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यूरोप की जो यात्रा थी वह उनकी पहली यात्रा थी, विदेशी यात्रा थी। फिर भी वह यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में न पड़ा। मतलब उन लोगों के यानी यूरोप के जो लोग थे वह कैसे थे? विदेशी थे। इसलिए उन लोगों के संपर्क में, संबंध में फिर भी वह नहीं पड़े। जो विदेशी ढंग से रहते और खाते पीते थे, उन लोगों का जो रहन सहन था वह विदेशी था। इसलिए फिर भी वह उन लोगों के रहन सहन में नहीं ढले। जाने से पहले एक दिन सच्चिदानंद सिंह ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से मेज पर सिखाया था। वह कहते हैं कि जब वह जाने वाले थे यूरोप, तो यूरोप जाने के एक दिन पहले सच्चिदानंद थे उनके मित्र, उन्हें मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंग्रेजी ढंग से, जिस प्रकार से विदेशियों का खान पान होता है, मेज पर खाना रख करके और कुर्सी पर बैठ करके खाना, उस प्रकार से, उस ढंग से उन्हें सच्चिदानंद सिंह ने एक दिन पहले सिखाया था। मैंने कांटा, चम्मच आदि का इस्तेमाल देख लिया था। उन्होंने कांटा को कैसे पकड़ना है और चम्मच कैसे पकड़ना है इत्यादि इन सभी का इस्तेमाल उन्होंने देख लिया था। इत्तेफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थे। इत्तेफाक मतलब संयोग से। वो कहते हैं कि संयोग से जिस जहाज में वो थे और उन्हीं के कमरे में एक पारसी सज्जन थे, एक व्यक्ति थे। वे विदेशी सैर करने के लिए जा रहे थे और वो जो व्यक्ति थे वह भी विदेश के सैर के लिए जा रहे थे। उनसे तो जान पहचान हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जो पारसी सज्जन व्यक्ति थे उनसे उनकी जान पहचान हो गई, पर दूसरे कोई मुलाकाती उस जहाज में नहीं थे। मतलब बस वो जो पारसी व्यक्ति थे उन्हीं से बस उनकी जान पहचान हुई, बाकी किसी से उस जहाज में उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरी आदत भी कुछ ऐसी है कि मैं किसी से स्वतः मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत संकुचाता हूँ।
वे कहते हैं कि उनकी जो आदत है वो अपने आप मतलब स्वयं ही किसी से जान पहचान करना या मुलाकात करना, वो इसमें थोड़ा संकोच करते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही ऐसा नहीं किया। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से 1-2 दिन तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। चूंकि उनका जो स्वभाव था वह संकोच वाला था, इसलिए उनकी मुलाकात 2 दिन तक जहाज में किसी भी देशी या विदेशी से नहीं हुई। पर इतना मैं देखता था कि मेरी हिंदुस्तानी पोशाक की ओर बहुत तेरी आंखें जाती थीं। फिर वे कहते हैं कि इतना मैं अवश्य देखता था, यह वो देख लेते थे कि जो उनकी हिंदुस्तानी पोशाक थी, कुर्ता पैजामा, वो उस पर उनकी हिंदुस्तानी पोशाक पर बहुत तेरी मतलब बहुत लोगों की निगाहें जाती थीं। मैं डेक पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहलता रहता था। डेक पर जब जो जहाज होता है उसके पीछे जगह होती है, उसी को डेक कहते हैं। वह कहते हैं कि जो डेक थी वहीं पर कुर्सी रखकर अपनी कुछ पुस्तकें पढ़ते थे या टहलते थे। समुद्र बहुत शांत था, और समुद्र मतलब देखने में समुद्र बहुत शांत था, उसमें कोई भी लहर नहीं थी। रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नज़र से गुजरता है तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध रहता है कि यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूरी पर स्थित स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। रास्ते में उन्हें ऐसा मालूम हुआ, लोग बात करते होंगे तो उन्हें पता चला होगा कि जब रास्ते में स्वेज नहर आती है, जब जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरता है। बच्चों, आपको बता दें कि सबसे बड़ी नहर कौन है? सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। तो वही कहते हैं कि रास्ते में उन्हें मालूम हुआ कि जब जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरती है तो थॉमस कुक कंपनी अपनी ओर से प्रबंध रहता है कि कोई भी मुसाफिर उस जहाज से उतर करके कैरो नगर और कैरो नगर से थोड़ी दूर आगे पर स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। मैंने यह देख लेना अच्छा समझा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्हें तब यह बात उन्हें अच्छी लगी कि वह जा कर के इन सब चीज़ों को वह देखें। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे। वो कहते हैं कि उन्हीं के समान और भी मुसाफिर थे जो वहाँ पर गए थे। उन्होंने थॉमस कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया, और वो क्या कहते हैं, जो भी मुसाफिर थे वहाँ जाने का यानी कैरो नगर जाने और स्फिंक्स को देखने के लिए सारी तैयारी कर ली। हम लोग बहुत सवेरे ही करीब 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर पर कैरो चले गए। अब कहते हैं कि बहुत सवेरे यानी करीब 5 बजे वो लोग जहाज से उतरे और मोटर पर होकर के कैरो नगर चले गए। कैरो में पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और हल्का नाश्ता कर लेने के लिए एक होटल में हम लोग ले जाए गए। मतलब वो लोग गए और कैरो नगर में जब पहुंचे तो उन लोगों ने हाथ मुंह धोए और नाश्ता किया। उसके बाद से उन लोगों को होटल में ले जाया गया। इसके बाद कैरो का अजायब घर देखने गए। जो कैरो नगर था वहाँ पर था अजायब घर। अजायब घर मतलब वह स्थान जहाँ अद्भुत चीज़ें रखी जाती हैं, उसको अजायब घर कहते हैं। तो कैरो नगर के अजायब घर में उन्हें ले जाया गया। वहीं पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। पिरामिड आप लोग नाम सुने होंगे। पिरामिड, मिस्र का पिरामिड। मिस्र के पिरामिड में जो खुदाई हुई थी, वो खुदाई से प्राप्त जो भी अद्भुत चीज़ें थीं वह अजायब घर में रखी गई थीं।
कहते हैं लेखक यानी राजेंद्र प्रसाद कि यह बड़ा सुंदर संग्रह है। जो अजायब घर था वहाँ पर बहुत ही अद्भुत चीज़ें रखी गई थी। मिस्र के जो पिरामिड थे उनकी जब खुदाई हुई थी तो जो राजा महाराजा थे, बादशाह थे, उनके जो शव थे उसी पूरा पिरामिड के अंदर से निकाले गए थे और वो जो शव थे उन्हें ही अजायब घर में रखा गया था। प्राचीन मिस्र के कितने बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव मम्मी जो पिरामिडों से निकलते हैं यहाँ सुरक्षित हैं। अर्थात यह कि जो मिस्र का पिरामिड था वहीं की खुदाई से प्राप्त जो राजा महाराजाओं का शव था जिसे मम्मी कहा जाता है वह उसी अजायब घर में सुरक्षित रखा गया था। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं। लेखक कहते हैं कि वो जो शव थे अब देखने में वो काले लगते हैं पर उनका चेहरा और हाथ पैर तो ज्यों त्यों है। मतलब जो हैं वो देखने में तो काले हैं लेकिन उनका जो चेहरा है और हाथ पैर वो ज्यों का त्यों मतलब वैसे ही है जैसे वे राजा महाराजा के हाथ और पैर थे। वे जिस महीन कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे, वो जो शव थे वो जिस कपड़े में गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिपटा हुआ है। तो ये हुई ना अद्भुत वाली बात कि वो जो कपड़ा था मतलब कपड़े में जिस कपड़े में लपेट करके उन शवों को रखा गया है वो शव ऐसे ही थे, ना ही कोई फटे थे और ना ही मटमैले हुए थे। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था और जिस कपड़े में उन शवों को लपेट कर रखा गया था वह कपड़ा जो था बहुत बारीक था, बहुत महीन था। सुना जाता है कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि ये जो कपड़ा था वो भारत से ही जाया करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि 100 के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। मतलब उन लोगों के निवासियों का मतलब वो जो वहाँ के जो निवासी थे उन लोगों का यह विश्वास था कि अगर उस मतलब जो भी राजा महाराजा थे अगर उनके आराम के जो भी सामान थे उनके साथ अगर दफना दिया जाए गाड़ दिया जाए तो जब वो परलोक जाते हैं तो उनको सारा सामान वैसे ही मिलता है। जैसे हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि जब किसी का ब्रह्मभोज होता है तो वहाँ पर सारी जो सुख सुविधाओं का सामान होता है जैसे सोने के लिए रजाई गद्दा बिस्तर ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, खाने के लिए खान पान के लिए ये सब सारी चीज़ें उन्हें दी जाती हैं क्योंकि हम लोग का विश्वास यह होता है कि जब वो लोग परलोक में जाएंगे तो यह चीज़ें उन लोगों को मिलेंगी। इसी प्रकार से उन निवासियों का भी यही विश्वास था कि यदि राजा महाराजाओं के साथ उनके आराम की चीज़ें अगर गाड़ दी जाएंगी तो वह परलोक में जाकर के उन्हें मिल जाएंगी। पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के रथ और नावें भी, ये सभी चीज़ें उनके साथ गाड़ दी जाती थीं। वे सब चीज़ें एक से एक अच्छी बनी हैं। लेखक कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि ये जो चीज़ें थीं वो देखने से बहुत अच्छी बनी हुई थीं जिससे जान पड़ता था कि उस समय सभी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सोने का व्यवहार यानी मतलब उन चीज़ों को जैसे उन लोगों के साथ उन शवों के साथ सवारी के सामान थे, बैठने के लिए चौकी भी थे। तो इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा लगता था कि जैसे वो लोग सोना जानते थे, सोना खाना पीना ये सब सारी चीज़ें वो लोग जानते थे, इसीलिए उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें गाड़ दी गई हैं। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहनजोदड़ो में जो गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया। सुना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि और हम सब लोग ने यह भी सुना था कि जब खुदाई हुआ था सिंधु घाटी का
तो उसमें मोहनजोदड़ो नाम का एक नगर मिला था। वहाँ पर जो गेहूं निकला था वहाँ से, वह बो देने पर उग गया। जो गेहूं निकला पुनः उसे जब बोया गया तो वह उग गया था। जादूगर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी। वह कहते हैं कि जो भी जादूगर के संग्रह थे, जो भी अद्भुत चीजें थीं, और विशेषकर मतलब खासकर जो राजा महाराजाओं का शव था, उन सबों को देख करके ऐसा लग रहा था कि जो जीवन की अनित्यता मतलब जो अस्थाई होने का भाव है, सब लोग यह सोचते हैं कि हमें यहाँ हमेशा रहना है, यह सब कुछ मेरा है, यह घर मकान सब कुछ मेरा है, यह सब जैसे लग रहा था कि वहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। लेखक ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घमंड में रहते हैं और अपने आप को यह समझते हैं कि यह सब कुछ मेरा ही है, यह सब कुछ ना, ऐसा देख करके, उन शवों को देख करके लेखक कह रहे हैं कि यह सब कुछ बहुत छोटा लग रहा था और अस्थाई लग रहा था, क्योंकि वो जो राजाओं के शव थे वो उसी प्रकार से गाड़े गए थे जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति के होते हैं। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि वे उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो विशेष करके यहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नामों तक की खबर नहीं है। और लेखक ये कह रहे हैं कि जो राजाओं का शव है, उन राजाओं का शव है जिनका नाम सुनने पर ये पता चलता है कि वह बहुत अपनी प्रजा के साथ जुल्म करते थे, और उनके शव आज इसी तरह पड़े हुए हैं। उनके इस शव को इतिहास भी नहीं दोहराता है, बस उनके नाम तक का कोई खबर नहीं है, मतलब ये भी नहीं पता था कि यह किस राजा का शव है। आगे लेखक कहते हैं कि मैंने कुछ चित्र खरीदे। उन्होंने कुछ चित्र खरीदा। यद्यपि अजायब घर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, ये तथापि मेरे दिल पर क्षण भंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। फिर वो कहते हैं कि जीवन के क्षण भंगुर मतलब पल भर में, क्षण भंगुर का मतलब जो पल भर में तुरंत नष्ट हो जाए, और असारता मतलब जो वस्तु एकदम निरर्थक हो। इन सब चीज़ों का उनके ऊपर गहरा असर पड़ा, मतलब उनको ये लगा कि ये जो राजा हैं, राजा और महाराजा के शव हैं, वह क्या हैं, बिल्कुल निरर्थक हैं, जिनका कोई भी उपयोग नहीं है। मैं वहाँ से उदास ही निकला, और यह सब देख करके, जीवन की इस गतिविधि को देख करके उनका मन उदास हो गया और वह उस अजायब घर से निकले। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। वो कहते हैं कि उसके बाद से जो भी मुसाफिर थे उन सब लोगों ने दोपहर का भोजन किया और कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। मोटर पर बैठे और वो लोग पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी और फिर कुछ स्थान तक पहुंचे वो लोग। उसके बाद से मोटर, जो सवारी थी मोटर की, उन्हें वहाँ छोड़नी पड़ी। उसके बाद जो उन लोगों को सवारी करनी थी वह थी ऊँट की सवारी। ऊँट का पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना था। मोटर के बाद से कुछ दूर के बाद से उन्हें ऊँट की सवारी के बाद से पिरामिडों को देखने जाना था। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नई थी। लेखक कहते हैं कि उनके लिए ऊँट की सवारी नई थी क्योंकि इसके पहले वो कभी ऊँट पर सवार नहीं हुए थे। पिरामिडों को नज़दीक जाकर देखा। वे बहुत ऊंची चौखटी इमारतें हैं, और जब वो पिरामिडों को नज़दीक से जाकर देखे तो बहुत ऊंची ऊंची इमारतों जैसी थीं। हमारे देश में ईंटों का पजावा जैसे बनता है। पजावा पजावा आप सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर चूना और भट्ठा, जहाँ पर ईंट पकाया जाता है, उसी को पजावा कहते हैं।
वह जो पिरामिड था वह देखने में पजावा के जैसे लग रहा था, जैसे हमारे यहाँ चूना आदि पकाया जाता है जो आवा होता है। वैसे ही ये पत्थरों के बड़े बड़े चौरस किए हुए टुकड़े से बने हैं, और इन पिरामिडों को देखने से ऐसा लग रहा था कि वे बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर के तैयार हुए होंगे। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है। जिस प्रकार से पजावे में जो भट्ठा होता है, चीमन होता है, नीचे चौड़ा होता है और ऊपर पतला होता है, उसी प्रकार से नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है। मतलब उन पिरामिडों की जो चौड़ाई थी वह नीचे ज़्यादा थी और ऊपर थोड़ी कम थी। ईंटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े और बहुत ऊंचे हैं। जो हम ईंटों का पजावा होता है, मतलब जहाँ पर ईंट पकाए जाते हैं, वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो पिरामिडें थी वो बहुत ऊंची और बड़ी बड़ी थीं। मेरा अनुमान है कि इनकी एक ईंट शायद 4-5 हाथ लंबी होगी। लेखक कह रहे हैं कि जो पिरामिड थी उनमें लगे ईंटों को देख करके ऐसा लग रहा था कि एक ईंट 4-5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार इसकी चौड़ाई और मोटाई भी होगी। जैसे 4-5 हाथ जो लंबाई थी उसी के अनुसार उसकी चौड़ाई भी थी। न मालूम कितने दिनों तक एक एक ईंट काटकर इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। लेखक ये सोचते हैं कि ये जो इमारत थी, जो पिरामिड थी, वह एक एक ईंट काट करके पता नहीं कितने दिन में तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा। फिर वह गरीबों के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि इसमें, मतलब ये जब इमारत तैयार हुई होगी तो कितने मजदूरों ने, कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी इसमें लगा दी होगी काम करने में। यह सब एक राजा के नाम को, फिर वह कहते हैं, वह सोचते हैं कि यह सिर्फ क्यों, ये इमारतें क्यों हैं, क्योंकि यह सब एक राजा के नाम के लिए हैं, सिर्फ क्योंकि उनका जो शव है उसके नीचे रखा जाता है, उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। वह सोचते हैं कि एक राजा जो मरने के बाद भी उसकी शव को रखा जाए, इसके लिए ये सब तैयार किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गया है। फिर वह सोचते हैं कि वो राजाओं जिनकी शव इनके नीचे दफनाई जाती है, अब उनका नाम तो सिर्फ पुस्तकों में ही है। वे इमारतें जिनसे मनुष्य का कोई लाभ नहीं उठा सकता। वो जो इमारतें हैं, पिरामिडें हैं, क्या है, क्या उनसे कोई लाभ है? उनसे कोई लाभ नहीं है मनुष्य का। उसमें तो सिर्फ राजा के शव रखे जाते हैं। अपनी जगह पर आज भी वर्षों के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं। और फिर उनके मन में यह विचार आता है कि ये जो इमारतें हैं इनका कोई मतलब नहीं है, जो कि आज वर्षों के बाद भी, वर्षों तक भी अभी भी वैसी ही खड़ी हैं। उनमें से अनेक की अंदर से खुदाई हुई है। उन्हीं से निकले हुए सामान का संग्रह कैरो के अजायब घर में है। और जो इस पिरामिड के नीचे से जो खुदाई हुई थी, जो सामान प्राप्त हुए थे, अद्भुत सामान, वही कैरो के नगर में स्थित है, यानी अजायब घर में। मुझे स्मरण है, हाल में ही हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि उन्हें खोदने का जिस किसी ने इस प्रयत्न किया वह मर गया, पर वहाँ की खुदाई में बहुत सामान निकला, और अखबार में भी निकला था उस समय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन लोगों ने अखबार में भी पढ़ा था कि इन पिरामिडों को खोदने का जिन लोगों ने प्रयास किया वह तुरंत मर गए, वहीं पर मर गए। और लेकिन यह बात है कि उस खुदाई में बहुत ही सामान निकले थे। स्फिंक्स स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है। स्फिंक्स जो है वो बहुत अजीब चीज़ है। वो क्या है? मुंह मनुष्य का और शरीर जानवर का है। एक बहुत बड़ी मूर्ति जिसका मुंह मनुष्य की भांति है और पूरा शरीर जो है वह जानवर का। यह बहुत बड़ी मूर्ति इस रेगिस्तान में इस शक्ल की बनी पड़ी है।
वो कहते हैं कि जब उन्होंने पिरामिडों का दर्शन कर लिया, पिरामिड को देख लिया, तो देखने जाते हैं आगे स्फिंक्स को, जो कि जिसका मुंह मनुष्य का है लेकिन उसका पूरा जो शरीर है वह जानवर का है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे। जो स्फिंक्स था उससे प्राचीन काल में जब ये बना था तो उससे प्रश्न पूछे जाते थे, लोग उससे जाकर के वहाँ प्रश्न पूछते थे और यह भविष्य की बातें बता देती थी। और यह बताता था, वो जो मूर्ति था वह यह बताती थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। पर वह जो कुछ कहती थी उसे समझना बहुत कठिन था, लेकिन वो जो मूर्ति थी वह कहती थी, उसे समझना मतलब उस बात को समझना वह क्या कह रही है वह बहुत कठिन था। अब बातें तो नहीं हैं, मतलब अब वह बातें तो नहीं हैं, पर यह मूर्ति यूं ही खड़ी उस प्राचीन समय का स्मरण कराती है। मतलब जब प्राचीन काल में उससे प्रश्न किए जाते थे और वह उत्तर देती थी, बस इस चीज का स्मरण कराने के लिए वह मूर्ति अभी भी है। यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने अजायब घर, पिरामिडों और स्फिंक्स को देख लिया, उसका दर्शन कर लिया, तो शाम तक, संध्या के समय मतलब शाम तक वापस आकर के रेल पर सवार हुए, रेलगाड़ी पर सवार हुए। पोर्ट सईद में रात के करीब 11 बजे पहुंचे। पोर्ट सईद एक स्थान था, वहां पर वो लोग 11 बजे पहुंचे। वहां जहाज पहुंच गया था और जहाज उस जगह पर पोर्ट सईद पर पहुंच गया था। हम सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और वो सभी लोग अपने कमरे में जाकर के सो गए। भूमध्य सागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगी और जब वह लोग भूमध्य सागर के समीप पहुंचे तो वहां पर कुछ सर्दी का अनुभव हुआ। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। सबसे अधिक गर्म सागर कौन सा है? अरब सागर है, और उससे भी अधिक गर्म सागर लाल सागर। मतलब अरब सागर सबसे अधिक गर्म है और फिर उसके बाद से लाल सागर। भूमध्य सागर में पूर्वी हवा भी जोर जोर से चलती थी। वह लोग कहाँ पहुंचे? भूमध्य सागर में, जहाँ पर जो हवाएं थी वह बहुत तेज तेज चल रही थी, पूर्वी हवाएं। इसीलिए जहाज कुछ हिलता था, और जब हवाएं चलती थी तो जहाज हिलता था। रास्ते में जो देखने को मिला, रास्ते में जो कुछ देखने को मिला, मैं सब कुछ देखता गया। और लेखक कह रहे हैं यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि रास्ते में जो भी देखने को मिलता था वो सब लोग देखते थे। इटली के नज़दीक सिसिली टापू के पास होकर ही जहाज गुजरा। अब उसके बाद से वो लोग इटली के नज़दीक आए, जहाँ पर सिसिली टापू, केवल टापू उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर केवल पानी घिरा हो चारों तरफ। वहीं से जहाज होकर के गुजरा। वहाँ का शहर कुछ दूर दिखाई दिया, जो इटली का जो शहर था वह थोड़ा दूर दिखाई दिया जहाज से। पहाड़ तो साफ नजर आता था। कई दिनों बाद हम लोग फ्रांस पहुँचे और इटली के बाद वो लोग फ्रांस पहुँचे। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं थी। मतलब पिरामिड और स्फिंक्स के देखने के बाद से कोई ऐसी विशेष बातें नहीं थीं। कभी कभी कोई टापू नजर आता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। लेखक कह रहे हैं कि जब कोई टापू नजर आता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। जो जाहिर सी बात है, जब समुद्र यात्रा होगी तो चारों तरफ पानी ही दिखाई देगा। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिन के बाद ही जी उब जाता है। यदि हम 2-3 दिन लगातार पानी देख लें, जैसे बारिश के मौसम में अगर लगातार बारिश होती है तो हम सभी का मन उब जाता है। इसी प्रकार से वे कह रहे हैं कि हम लोग समुद्र की यात्रा करते करते पानी से उब गए थे। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज नजर आ गया या जमीन देखने में आ गई तो बहुत आनंद आता था। वे कह रहे हैं कि अगर हम लोग के जहाज के अलावा कोई और जहाज नजर आता था
तो या फिर कोई ज़मीन नज़र आती थी तो बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था देख कर के। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं। और जब 2-3 दिन के बाद उन्हें जब कोई ज़मीन या फिर कोई जहाज़ देखने को मिलता था, तो वो ऐसा देखते थे उन ज़मीन को जैसे उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही ना हो। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे उतरे। उसके बाद से अब वो लोग मार्सेल्स आए। वहाँ एक होटल में ठहरे गए। वहाँ भी कुक कंपनी की कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। वहाँ पर भी मार्सेल्स में भी जो भी स्थान देखने योग्य थे, कुक जो कंपनी थी उसकी तरफ से उन्होंने देखा। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। उसके बाद फ्रांस के बाद से पेरिस पेरिस के लिए वो लोग चले गए। परंतु मैं पेरिस गाड़ी बदल कर पहुंचा। वो कहते हैं कि मैंने जहाज़ से उसके बाद से मैंने गाड़ी बदल ली और उसके बाद से मैं पेरिस पहुंचा। यहाँ फिर जहाज़ पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतर गया। उन्होंने दूसरा जहाज़ बदला पेरिस के लिए और वहाँ पर जहाज़ पर चढ़कर संध्या होते थे, मतलब जब जहाज़ पर चढ़े तो संध्या हो गया, शाम का समय हो गया। डोवर से उतर गया, जहाज़ से उतर गए। डोवर से रेल पर चलकर डोवर से मतलब जहाज़ से उतरने के बाद से वह रेलगाड़ी पर चले। रात के 9 बजे लंदन पहुंच गया और पेरिस से फिर वह लंदन आए। यहाँ मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुंचा और लंदन में वह मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुंचे। पर अभी तक काफ़ी सर्दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि जब वो लंदन पहुंचे तो वहाँ पर भी अभी तक काफ़ी सर्दी थी। गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिंदुस्तानी मिलने लगा। जैसे यहाँ हम लोग भात दाल रोटी सब्जी खाते हैं, मतलब हम लोगों का खान पान क्या है, हम लोग खाना में यही खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। ऐसे ही गोवर्धन जो उनका खाना बनाने वाला था वो आ गया था साथ में, जिससे उन्हें फिर हिंदुस्तानी खाना खाने को मिला। मैं तो मुकदमे की पैरवी के लिए गया था और वो बोल रहे हैं कि वह तो किस लिए गए थे, उनका कोई मुकदमा था उसकी पैरवी के लिए वह गए थे, उसको देखने के लिए गए थे। जिस रात मैं पहुंचा लोगों से बातचीत करके सो गया। वह कहते हैं कि जिस रात वह लंदन पहुंचे वहाँ लोगों से बातचीत कुछ किए और सो गए। पहुंचते ही मालूम हो गया कि सवेरे उठकर बैरिस्टर के यहाँ जाना होगा। बैरिस्टर वकील के यहाँ जाना था उन्हें, क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया है। वकील ने समय दिया था कि उन्हें इस समय पर बात करनी है। इसलिए लंदन पहुंचने के 12 घंटों के अंदर ही जब वो लंदन पहुंचे तो लंदन पहुंचने के 12 घंटों के अंदर ही मैं काम में जुट गया। वह कहते हैं कि जो मुकदमे का काम था पैरवी थी उसके काम में वह जुट गए और तब तक मुकदमा खत्म न हुआ, दिन रात उसी के काम में लगा रहा। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, लेखक कहते हैं कि उस मुकदमे के लिए वह दिन रात उस काम में लगे रहे। तो बच्चों इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि उन्होंने ही अपनी यूरोप यात्रा के बारे में बताया है। यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।